और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जिसका इम्पोर्टेंस इस लिहाज से है कि आज के टाइम में 25% क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं आपके पेपर का 1/4 इसी से आता है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर, आसपास आने वाली आपदाओं पर, हर जीवन के छोटे से छोटे बड़े हिस्से सब पर पड़ता है। इसलिए इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है। इसमें हम कुछ चीजें पढ़ेंगे स्टेप वाइज मैनर में। सबसे पहले हम बेसिक चीजें, पर्यावरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, एवं जैव मंडल, आवास, पारिस्थितिकी तंत्र, ये हमारा बेसिक वाला होगा। उसके बाद जैव विविधता, पर्यावरण में पाए जाने अलग अलग पादप, अलग अलग जीव एवं उनका संरक्षण, जिसके लिए हम लोग नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, साथ में चिड़ियाघर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, इनको बनाते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो कि एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्यावरण पारिस्थितिकी का, और आज के हमारे हर जीवन के पहलू पर, चाहे हम खेती करें या फिर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं या फिर हम लोग और किसी सेवा क्षेत्र में हो, तो वहां पर इसका प्रभाव पड़ता है। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कुछ हमारी सरकार के द्वारा बनाए गए अधिनियम जो एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986, साथ में अभी भी सरकार ने एक अधिनियम बनाया था, उसको जानेंगे। अधिनियम के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट संस्था, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, साथ में कुछ अंतरराष्ट्रीय और कुछ राष्ट्रीय सम्मेलन, जिनसे पर्यावरणीय पारिस्थितिकी से जुड़े हुए काम हम लोग करते हैं। तो पहली बात आती है कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण का सिंपल मतलब होता है घिरा हुआ, मतलब हमारे आसपास जो भी चीज है जो हमें घेरे हुए है, वो सब क्या है, पर्यावरण। हम सबको चारों तरफ से जो चीजें घेरती हैं वो सब पर्यावरण कहलाती है। तो एक सामान्य परिभाषा हुई कि हाँ भाई, पर्यावरण का मतलब जो चीज हमें चारों तरफ से घेरे। लेकिन अगर इसके डिटेल में जाते हैं तो ये जो घिरी हुई चीजें हैं, इनमें दो चीजें शामिल होती हैं। पहला जैविक, जैविक मतलब जिनमें जीवन है। दूसरा अजैविक, जिनमें जीवन नहीं। जैसे जीवन वाली चीजें हैं इंसान, मानव, साथ में पेड़, ये सब जैविक चीजें हैं। अजैविक चीजों में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पहाड़, जल, प्रकाश, ये दोनों चीजों से घिरा हुआ, मतलब जैविक और अजैविक, इन दोनों चीजों से जो घिरा हुआ है, और इन सब का प्रभाव जो हमारे जीवन पर पड़ता है। और हम एक दूसरे से आपस में कुछ चीजें लेते रहते हैं, बहुत सारी भौतिक चीजें इंसान ने ली हैं अजैविक चीजों से, जैसे जल के बिना जीवन ही नहीं है। तो इन सब का जो विकास होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो पर्यावरण का मतलब जैविक और अजैविक चीजों का मिश्रण, जिनके चारों तरफ ही जीव का अस्तित्व है। बिना इसके हम लोग इसमें रह नहीं सकते।
और ये दोनों मिलके ही जीवन की एक संरचना का निर्माण करते हैं। और पर्यावरण में आप लोग भौतिक चीज को भी गिन सकते हैं। जैसे भौतिक में वही सारी चीजें जो हमने अजैविक में गिनी थी, जल है, पहाड़ है, ये सारी चीजें पर्यावरण बनाती हैं। साथ में ऐसी चीजें जो जीवन की उत्पत्ति करती हैं, जैसे पेड़, मानव या अदर कोई जानवर हो सकता है, वो सब चीजें भी इस पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। छोटी से छोटे से लेकर बड़े से बड़ी चीज, और इसके चारों तरफ पर्यावरण में जो चीजें होती हैं जहां पर जीवन है, उसी को हम कहते हैं जैव मंडल, या इंग्लिश में कहें तो बायोस्फीयर। तो अगली बात आई है बायोस्फीयर क्या होता है। पर्यावरण के अंदर ही ऐसी चीजें जो हमें जीवन प्रदान करती हैं, मतलब जीवन को समर्थन देने वाली चीजें, उसी को हम कहते हैं जैव मंडल। जैसे हमारी पृथ्वी अपने आप में एक जैव मंडल है। अजैविक तत्व तो चंद्रमा पर भी हैं, जैविक नहीं है। चंद्रमा पर जीवन नहीं है, और जीवन नहीं इसलिए चंद्रमा पर जैव मंडल नहीं है। पर्यावरण है लेकिन जैव मंडल नहीं है, क्योंकि वहां पर जीवन नहीं है। ऐसे ही मंगल पर, वहां पर भी जीवन नहीं है क्योंकि जैव मंडल नहीं है। क्योंकि ये दोनों प्लेनेट जीवन को समर्थन देते हैं। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि ये जैव मंडल बनता कैसे है, किस चीज को हम मानेंगे जैव मंडल है। तो जैव मंडल हमारे आसपास जो चीजें हैं, जैसे हमारे आसपास वायु है, जहां से हमें ऑक्सीजन मिलती है। साथ में हमारे पास स्थल है जो हमें रहने के लिए चीजें देता है। साथ में हमारे पास जल है। स्थल मंडल, साथ में जल मंडल, साथ में वायुमंडल, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या है, जैव मंडल। तो जैव मंडल इन सब में ही होता है जहां पर जीवन होता है। जैसे मान ले अगर हमारी पृथ्वी पर स्थल मंडल है, जल मंडल है, लेकिन वायुमंडल नहीं, तो क्या बिना ऑक्सीजन के हम लोग जी पाते? तो बिना ऑक्सीजन के भी जीवन नहीं होता, और जीवन नहीं तो जैव मंडल नहीं। ऐसे ही मान लेते हमारे पास जल होता लेकिन स्थल मंडल नहीं होता, तो हम रहते कहां पे? तो उस आवास ना होने की वजह से भी हमारा जीवन खत्म था। तो अगली बात, अगर हमारे पास जल मंडल नहीं होता, जल ही नहीं होता जो जीवन का आधार है, तो भी जीवन नहीं होता। ऑक्सीजन होती, स्थल होता, लेकिन जल ही नहीं होता जिससे जीवन चलता है, तब भी जैव मंडल नहीं होता। तो जैव मंडल इन तीनों को मिला के ही बनता है, और बिना जैव मंडल के जीवन होता ही नहीं है। तो जैव मंडल जैसे ही आए तो पर्यावरण का एक ऐसा यूनिट जिसमें जीवन होता है, और जिसका निर्माण किससे होता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से। लेकिन अगली बात आती है, क्या पूरी पृथ्वी पर जैव मंडल मिल सकता है? कहीं एक्सेप्शन नहीं है? कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां पर जीवन हो ही ना? तो बिल्कुल बहुत सारी ऐसी जगह हैं पृथ्वी पर जहां पर जीवन नहीं है। जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की,
तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर काफी कम तापमान है, और इस कम तापमान के कारण वहां पर जीवन नहीं दिखता, और जब जीवन नहीं तो वहां पर जैव मंडल भी नहीं। तो एक एक्सेप्शन हमें दिखा, पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, जहां पर जीवन नहीं होता, और जीवन नहीं इसलिए वहां पर जैव मंडल नहीं होता। तो पहली कंडीशन तो ये मिली। दूसरा, ऊंचे ऊंचे पर्वत, जैसे हमने सुना है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको, धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वायुमंडल कम होता जा रहा है। वायुमंडल कम होगा तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, साथ में वहां पर जल भी नहीं मिलेगा आपको, बर्फ मिलेगी। तो इतना ठंडा एरिया या ऐसे पर्वत जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, वहां पर भी जीवन संभव नहीं है। इसलिए वहां पर भी आपको जीवन नहीं दिखेगा, तो जैव मंडल भी नहीं। तो माउंट एवरेस्ट या और भी बहुत सारे ऊंचे पर्वत, वैसे माना जाता है 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंची चीजों पर जीवन नहीं मिलता। ऐसे ही समुद्र के नीचे बड़े बड़े समुद्र हैं, उन समुद्र के नीचे अगर लाइट ही ना हो तो, लाइट सूर्य की ऊर्जा, जिसके बिना ना तो पेड़ अपना भोजन बना सकते हैं, और पेड़ अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो पहला जो स्पीसीज है, जो खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है, उसे जब पेड़ पौधे ही नहीं मिलेंगे, उसे ही खाना नहीं मिलेगा, तो दूसरी स्पीसीज के खाना कैसे बनेगा? तो इसलिए जहां पर प्रकाश नहीं जाता, या समुद्र के गहरे क्षेत्र जहां पर प्रकाश नहीं जाता, वहां पर भी जीवन नहीं है, और जीवन नहीं तो जैव मंडल भी नहीं। तो मतलब पर्यावरण एक बड़ी चीज है। पर्यावरण में सब शामिल हो गए, भौतिक हो या अभौतिक हो, जिसमें जान हो या ना हो। लेकिन जैव मंडल बोलता है भैया नहीं, जीवन होना चाहिए। तो जैव मंडल वहां पे है जहां पर जीवन है, पर्यावरण सब जगह है जहां पर जीवन भी नहीं। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। और जैव मंडल कॉम्बिनेशन है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का। एक भी मंडल अगर नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, जीवन नहीं तो जैव मंडल भी। इसलिए बोला जाता है इसमें हो। और फिर इस जैव मंडल के अंदर जहां जीवन है, वहीं पर हम अपना घर बनाते हैं। आवास जैव मंडल में ही पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने जाना पर्यावरण, और पर्यावरण के अंदर हम पहुंचे जैव मंडल, और जैव मंडल के अंदर आवास। इस यूनिट पे हम पहुंच चुके हैं। पर्यावरण एक बड़ी यूनिट है
इसमें जैविक अजैविक दोनों चीजें हैं, और जैव मंडल में वो चीजें जो जीवन का समर्थन करती हैं, जीवन को सपोर्ट करता है, और आवास जहां पर वो लोग रहते हैं। मतलब लगातार कोई भी स्पीसीज जिस जगह रहेगी वो उसका आवास है। जैसे हमारा घर हमारा आवास है, हमारा एड्रेस, क्योंकि लगातार हम लोग उसी जगह रहते हैं। तो इसका मतलब ऐसा भौतिक पर्यावरण जहां जीव रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आवास, या इसको कह सकते हैं एड्रेस ऑफ जीव। सबको पता है कि भाई इसका घर ये है, इसका घर ये है, पोस्ट कार्ड वाला, मनी ऑर्डर वाला उसी जगह चिट्ठी छोड़ के जाता है। ऐसे ही हम लोगों को पता है कि शेर कहाँ मिलेगा, चीता कहाँ मिलेगा, चूहा कहाँ मिलेगा, सांप कहाँ मिलेगा। तो उससे हमें पता है कि उसका एड्रेस कहाँ है। हमें पता है कि भाई सांप हवा में नहीं मिलेगा, सांप या तो पानी में मिलेगा या जमीन के अंदर मिलेगा। कोई बिल हमने देखा, हमें पता चला अच्छा ये सांप का एड्रेस है। तो ऐसे आवास में लगातार एक जगह जब कोई स्पीसीज रहती है या कोई जीव रहता है तो वो उसका आवास बन जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है एक आवास में एक ही जीव रहता हो। एक आवास में एक से ज्यादा जीव रह सकते हैं। जैसे हमारे घर में ऐसा थोड़ी ना हम अकेले ही रहते हैं, उस घर में बहुत सारे मेंबर भी रहते हैं, सदस्य रहते हैं। तो एक ही आवास में एक से ज्यादा जीव रह सकते हैं। जैसे अगर आप जल पाई तंत्र की बात करें तो एक जल, या मान लेते हैं तालाब, तो तालाब में मछली भी रहती है, मछली के साथ साथ मेंढक भी रहता है, मेंढक के साथ साथ पादप भी रहते हैं। तो इन सब का आवास एक ही है, और उस एक ही आवास में ये सब लोग रहते हैं, और हमें पता है कि भाई इनका एड्रेस यही है। ऐसे ही जंगल में, स्थल मंडल की बात करें तो जंगल में बहुत सारे स्पीसीज मिलके रहते हैं, तो ये भी इनका आवास कहलाता है। लेकिन बात आती है भाई आवास और पर्यावरण। पर्यावरण को भी हम बोल रहे थे कि भाई जैविक और अजैविक चीज जिनके चारों तरफ जीवन चलता है वो पर्यावरण कहलाता है। आवास एक परमानेंट जगह। तो इस आवास और पर्यावरण में अंतर क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया आवास और पर्यावरण में अंतर क्या है। कई बार ऑप्शन में इनकी डेफिनेशन दे दी जाती है। तो सबसे पहली बात, आवास जो होगा उसमें हमेशा जीवन होता है, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं। क्योंकि अगर कोई जीव था तभी तो घर बनाया। अगर किसी जंगल में कोई सांप था तभी तो बिल खोदा। अगर सांप है ही नहीं तो बिल कौन खोदेगा? तो इसका मतलब आवास में हमेशा जीवन होता है, और कोई जीवन वाली चीज ही अपना घर बनाती। कोई नॉन लिविंग थिंग अपना घर नहीं बनाएगी। तो हमेशा जीवन शामिल होता है आवास में, लेकिन पर्यावरण में ऐसा होना जरूरी नहीं है। जीवन हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे अभी हमने देखा मानव आवास बनाया, तो ये भी पर्यावरण का हिस्सा है जो आवास बनाता है। दूसरा, अभौतिक चीजें।
इनका आवास नहीं होगा। वायु, वायु का क्या आवास है? प्रकाश, इनका कोई आवास नहीं है। जल, कोई फिक्स एड्रेस नहीं है कि ये जल यहां मिलेगा। ये अलग अलग चीजों में चेंज होता रहता है। कभी जल भाप बन जाता है, भाप बन के बारिश हो जाती है, चलता रहता है एक सर्कुलेशन। तो इसलिए बोला जाता है पर्यावरण बड़ी चीज है, जिसमें जीवन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन आवास में जीवन होगा, तभी घर बनेगा जब जीवन होगा। दूसरी बात, सभी जो आवास हैं, सभी आवास पर्यावरण में आते हैं। सभी आवास पर्यावरण होते हैं या उसके अंदर आते हैं। आवास जो है वो पर्यावरण से बाहर नहीं बनाया जा सकता। तो हम कह सकते हैं सभी आवास पर्यावरण का हिस्सा है। लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं कि सभी पर्यावरण आवास है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सभी पर्यावरण में कोई परमानेंट एड्रेस नहीं मिलता, नहीं है आवास। तो दूसरा, ये डिफरेंस दोनों में होता है। तीसरी बात, आवास की एक और बात, किसी एक जीव को थोड़ा सा ज्यादा महत्व दे देता है, किसी दूसरे जीव को महत्व ज्यादा नहीं देता। जैसे अलग अलग आवास हो सकते हैं। जैसे मछली, मछली को अगर आप कहो कि भाई तुम जमीन पर रहो, नहीं रह सकती, क्योंकि जमीन पे जैसे आएगी मर जाएगी, क्योंकि मछली जल की रानी होती है, जमीन की रानी नहीं है। उसे सांस नहीं आएगा बिना जल के। इसलिए बोला जाता है आवास में अधिकतर टाइम एक जीव को महत्व दिया जाता है। जैसे मछली जल में ही रहेगी, मछली को आप ये नहीं कह सकते कि तुम हवा में उड़ो, तुम जमीन पे रहो, जल में ना रहो। ऐसे ही हम लोग ह्यूमन बीइंग, ज्यादातर ह्यूमन बीइंग कहाँ रहते हैं? जमीन पर। कहा जाए कि नहीं तुम जमीन नहीं, पानी के अंदर रहो, पानी के अंदर हम तैरने जा सकते हैं, लेकिन रह नहीं सकते, हमारा एड्रेस नहीं है वो। हम लोग हवा में भी ज्यादा देर रह नहीं सकते, वो भी हमारा एड्रेस नहीं। तो आवास कहीं ना कहीं फिक्स होता है एक जीव के लिए, और हम लोग उससे बता सकते हैं कि भाई मछलियां जल में ही मिलेंगी, स्थल में आपको और सारी स्पीसीज मिल जाएंगी। लेकिन पर्यावरण में बहुत सारे जीव रहते हैं, सारे जीव, जिनमें जान है वो भी, जान नहीं है वो भी। क्यों? क्योंकि एक ही पर्यावरण में बहुत आवास रहते हैं, सारे आवास। अब जब एड्रेस बहुत सारे हैं तो इसका मतलब जीव भी बहुत सारे होंगे। और इसीलिए हम कहते हैं पर्यावरण नियंत्रित करता है जीव के आवास को। कौन सा जीव कहाँ रहेगा ये चीज डिसाइड कौन करता है? पर्यावरण। तो आवास को पर्यावरण क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे अगर कोई कहे, सरकार बोले कि भैया देखो जो थार मरुस्थल है ना, उसमें हम लोग फ्री में प्लॉट काट रहे हैं, और जो भी इंसान कह रहा है कि भैया हमें जमीन नहीं है, वो जाओ, थार मरुस्थल में हम जमीन दे रहे हो, क्या कोई जाएगा? सरकार अगर कहेगी तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि सबको पता है थार मरुस्थल में कुछ जीवन नहीं है। वहां सरकार इतना सारा मिट्टी है और वो मिट्टी भी काम का नहीं है, कैसे जीवन कटेगा हमारा? जल नहीं, कोई विकास नहीं,
इसीलिए बोला जाता है कि जो मरुस्थल वाला एरिया है वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं या नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जीवन को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए हमने कहा पर्यावरण नियंत्रित करता है, क्योंकि वहां मरुस्थल था इसलिए जीव नहीं रहते। अब दूसरी आप बात करो मैदान, गंगा यमुना का मैदान, भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जीवन को सपोर्ट करता है। इसलिए हम सबका आवास या एड्रेस गंगा यमुना का मैदान। तो पर्यावरण कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है जीव के आवास को। ऐसे ही मछली जो है वो जलीय आवास में ही रहेगी, क्योंकि पर्यावरण ने उसे ऐसा ही बनाया है। वो सांस नहीं ले सकती बिना जल के बाहर। वहीं एनवायरमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। आवास पर्यावरण को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन पर्यावरण आवास को जरूर करता है। लेकिन आवास में इतनी ताकत नहीं है कि वो पर्यावरण को कंट्रोल करे या नियंत्रित करे। ये पर्यावरण एक बनी यूनिट है, लेकिन आवास को कंट्रोल करता है पर्यावरण। तो ये हमने इसमें डिफरेंस जाने, और इसको जानने का रीजन ये है, कई बार पूछ लिया जाता है आवास में हमेशा जीवन, पर्यावरण में जीवन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सभी आवास पर्यावरण का हिस्सा है, लेकिन सभी पर्यावरण आवास का हिस्सा नहीं। आवास ज्यादातर एक जीव से जुड़ा हुआ होता है, पर्यावरण में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे आवास है। पर्यावरण नियंत्रित करता है कहाँ कौन सा जीव रहेगा, कहाँ पर जनसंख्या ज्यादा, कहाँ पर कम। आवास ऐसा नियंत्रित नहीं करता। तो ये सारी चीजें हमने जानी, आवास में और पर्यावरण में क्या डिफरेंस होता है, किस किस वजह से कहां पर जनसंख्या बढ़ सकती है, कहां पे घट सकती है। अगली बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र, इको सिस्टम। जो अगली बात करते हैं कि भैया ठीक है घर मिल गया, ये काम क्या करेगा, जीवन कैसे चलेगा इसका। इसके लिए उसे अपने पर्यावरण में काम करना पड़ेगा। बिना काम के किसी भी जीव को खाना नहीं मिलता। चींटी से लेकर हाथी तक सबको काम करना पड़ता है। उन्हें घूमने जाना पड़ेगा, कहीं से खाना बटोरना पड़ेगा। ये सारी चीजें भी पर्यावरण का हिस्सा हैं। इसी से बात बनती है पारिस्थितिकी तंत्र, कि भैया कहाँ ये लोग काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं इको सिस्टम। तो इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा तंत्र है पर्यावरण का जहां पर ये सब जीव अपना काम करते हैं, या आप कह सकते हो कार्य करने वाला क्षेत्र, जो प्रकृति के अंदर है। तो हर जीव को अपना कार्य करना, जैसे इस पारिस्थितिक तंत्र में कुछ उत्पादक होंगे जिनका काम है खाना बनाना, जैसे पेड़। पेड़ उत्पादक है। इसी पारिस्थितिक तंत्र में कुछ उपभोक्ता होंगे जो इस पेड़ से खाना लेगा, जैसे मानव, हिरण। ये सब लोग खाना लेते हैं इनसे, इनको ऊर्जा मिलती है। और इसके अलावा कुछ लोग अपघटक, जिनका काम है या तो उत्पादक खत्म हो जाए तब, या उपभोक्ता। मानव का शरीर या फिर किसी पेड़ का शरीर, कुछ भी आप कह सकते हो। इन सब को जो खत्म करे, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, बहुत सारे फंगी हो सकते हैं।
ये सब मिलके उस उत्पादक या उत्पाद उपभोक्ता को खत्म कर देते हैं। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र चलता रहता है और ये लोग अपने आसपास के जो भौतिक पर्यावरण है उसके साथ काम करते रहते हैं। तो ये लोग जुड़ते रहते हैं क्योंकि जुड़ते रहना इनकी मजबूरी है। किससे? अपने आसपास के पर्यावरण से। पर्यावरण से कि अगर जुड़ेंगे नहीं तो इनका जीवन नहीं चलेगा। और पर्यावरण जिसमें भौतिक पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान है। जल है, प्रकाश है, स्थल है, ये सारी चीजें करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। मान लेते हैं हम एक तालाब है, इस तालाब में बहुत सारे जीव रह रहे हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेड़ है जिसे हम पादप। दूसरा, इस पेड़ पर कुछ मछली है, मछली पर निर्भर मेंढक है, मेंढक पर निर्भर सर्प है, सांप। तो इस सारी खाद्य श्रृंखला का जो विकास है इस तालाब के अंदर ही हुआ है, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पेड़ लाइट ले रहा है, प्रकाश ले रहा है, खाना बना रहा है। मछली इसको खा रही है और मछली के वो भोजन मेंढक को मिल रहा है, मेंढक से सांप को मिल रहा है। ऐसे सबने अपना अपना काम किया और अपने जीवन को चला रहे हैं। इसलिए बोलता है कि ये भौतिक पर्यावरण से मिलजुल के काम करते हैं। और इसके बाद जैविक और अजैविक के बीच कुछ चीजों का चक्रीय प्रभाव होता है, मतलब वो पूरे सर्कल में घूमती रहती है। जैसे खाद्य का चक्रीय प्रवाह, एक दूसरे के लिए भोजन बनते जा रहे हैं। साथ में ऊर्जा का चक्रीय प्रवाह, पादप से ऊर्जा मछली को मिल रही है, मछली से मेंढक को मिल रही है, मेंढक से सर्प को मिल रही है। तो ऊर्जा का ना विनाश हुआ, ना नई ऊर्जा बनी। ऊर्जा पहले भी इस दुनिया में उतनी थी, अभी भी उतनी है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में चेंज हो गई। अभी ऊर्जा पेड़ के पास थी, पेड़ से मछली ने ले ली। कहीं ना कहीं इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं। और एक और चीज, जो भी चीज पारिस्थितिकी तंत्र में है वो एक दूसरे से अलग रह के नहीं चल सकती, सब एक दूसरे पर निर्भर है। अगर पेड़ ने कोई गलती की तो उसकी भी जान जाएगी, मेंढक ने की तब भी उसकी। मतलब कोई भी एक चीज अगर गई, मान लेते हैं कि यहाँ के पेड़ गए, पेड़ गए तो मछली को खाना ही नहीं मिला। और जब मछली को खाना ही नहीं मिला तो मछली की प्रजाति कैसे बढ़ेगी? और मछली की प्रजाति नहीं बनेगी तो मेंढक को खाना नहीं मिलेगा, मेंढक को नहीं मिलेगा तो सांप को नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रजाति है एक पारिस्थितिकी तंत्र में, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं।
और एक भी प्रजाति को नुकसान हुआ तो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि हमें बचाना चाहिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, आसपास के पर्यावरण को, क्योंकि एक भी अगर गलती हुई तो ये पर्यावरण बचेगा ही नहीं, और ये पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम भी इसका हिस्सा हैं, तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। उसी से जुड़ी हुई नई नई स्कीम आती है, जैसे बोला जाता है कि भाई मानव का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है पर्यावरण के स्वास्थ्य से। बिना पर्यावरण के स्वास्थ्य सही हुए मानव का जीवन नहीं चल सकता है। जैसे हमने देखा कोरोना में हुआ, माना जाता है जंगल से किसी ने लकड़ी काटी, चमगादड़ को एक कोरोना वायरस था, उस इंसान को हुआ, उस इंसान से सब इंसानों में फैलने लगा, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने लगी। इसका मतलब बिना पर्यावरण के संरक्षण के, बिना पारिस्थितिकी के संरक्षण के इंसान भी सुरक्षित नहीं है। उसे सुरक्षित होने के लिए कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं एक स्वास्थ्य नीति, वन हेल्थ पॉलिसी। ये क्या बोलती है भैया, मानव की जो स्वास्थ्य है वो जीवों के स्वास्थ्य से, साथ में पर्यावरण और इंसान तीनों जुड़े हुए हैं। अगर किसी जीव को कोई वायरस हुआ होता, मान लीजिए आपके घर में गाय भैंस है, उसको ही कोरोना हो जाता तो वो आप में आ जाता। ऐसे ही पर्यावरण में ये हमने दिक्कत की तो पर्यावरण से जीव में आ गया, जीव से इंसान में आ जाएगा। इसलिए हमें वन हेल्थ पॉलिसी अपनाने की जरूरत है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये बात हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी बोलता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अगर एक भी चीज को नुकसान हुआ तो कोई भी चीज नहीं बचेगी, सबको नुकसान होगा। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना बहुत जरूरी होता है अपने जीवन को बचाने के लिए। अगली बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र का विभाजन। अलग अलग तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाता है। पहला जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा जो मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। ये तीन प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं जिसमें जीवन रहता है और एक दूसरे पर निर्भर भी रहता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, तीन प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला स्थलीय, जिसे हम टेरेस्ट्रियल पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब एक टेरिटरी, क्षेत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे जंगल, पूरे फॉरेस्ट का विकास एक स्थलीय जमीन पर हुआ है। साथ में घास, घास भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, सभी जीवों को सपोर्ट करती है। साथ में मरुस्थल, मरुस्थल में भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है जहां छुई मुई के पेड़ से लेकर कैक्टस ये सब पाए जाते हैं। अगला जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जल में रहने वाले सारे जीव। ये हमें दिखता है कोई तालाब, नदी, समुद्र, इन जगहों पर आपको जलीय पारिस्थितिकी तंत्र दिखाई देता है। साथ में झीलें, मतलब बहुत सारी चीजें जहां जहां पानी है।
वहां जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। और अगला मानव निर्मित। मानव के द्वारा जो पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है, ये दोनों जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं ये प्राकृतिक हैं, प्रकृति ने बनाए हैं। कुछ पारिस्थितिकी तंत्र मानव ने भी बनाया है। जैसे हम लोग जहाँ खेती करते हैं, तो हमारे खेती के जो खेत हैं जहाँ पर फसल उत्पादन होता है, उसे हम थोड़े टाइम के लिए बनाते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र तो बन ही जाता है ना। उसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, चिड़िया भी दाना चुगती हैं, सांप चूहे ये सब लोग रहते हैं, उनको भी खाना मिलता है। तो खेत ये भी एक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। और भी बहुत सारी चीजें मानव ने बनाई हैं, जैसे आर्टिफिशियल तरीके से पार्क बनाना। पार्क में भी धीरे धीरे जीवन चलता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर सब चीजें एक तरीके से चलती रहती हैं पार्क में, और वो जीवन का विकास कहीं ना कहीं होता रहता है। इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। अगली बात आती है कि हमने तीन चीजें ले ली, एक पारिस्थिति, दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा हमने पर्यावरण। इन तीनों में अंतर क्या है? क्या ये सब एक तरीके का होता है या सब अलग अलग हैं? तो हम जानेंगे भाई पारिस्थितिकी का मतलब क्या है, दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा पर्यावरण। इनमें अंतर क्या होता है? क्या ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या अलग अलग? तो पारिस्थितिकी का मतलब तो सिंपल सा ही है कि भैया किसी जैविक और भौतिक चीज के बीच जो भी आपसी मिलन होता है उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। इंसान एक जीव है जो स्थल पर आवास बनाता है, साथ में सांस लेता है, तो वो सब उसके आसपास का जो पर्यावरण है वो पारिस्थितिकी का हिस्सा है। और इकोसिस्टम क्या है? जहां पर कोई जीव कार्य करता है, कार्य करता है, या आप कह सकते हो वर्किंग एरिया, फंक्शनल एरिया, जहां जीव कार्य करता है। जैविक पारिस्थितिकी में हो सकता है जीव काम कर रहा हो या नहीं हो, सो रहा है बस, लेकिन पारिस्थितिकी में है। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र की जैसे ही बात आएगी तो उसे कार्य करना होगा, बिना कार्य के उसका जीवन नहीं चलेगा। कई बार अपने खाने के लिए जंगल में जाना पड़ता था इंसान को भी, तो वो भी अपना काम करता था। कई बार 5 जाते थे, आते वापस 4 थे, शेर ने एक को ले लिया, वो भी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा। और अगली बात पर्यावरण। तो पर्यावरण का सिंपल सा मतलब जिसमें बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र हों। इकोलॉजिकल सिस्टम 1 2 ये सब मिलके कहीं ना कहीं पर्यावरण को बनाते हैं। तो मतलब पर्यावरण एक बड़ी यूनिट है और इकोसिस्टम एक छोटी यूनिट है, और इकोसिस्टम से छोटी पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी तंत्र को हम कह सकते हैं जैसे जैव मंडल, जहां हम जीवन की बात कर रहे थे, जीवन के लिए बोल। तो ऐसे इन तीनों में अंतर हमें दिखाई देता है।
और हमारा अर्थ एक तरीके से एक पारिस्थितिकी तंत्र ही है। पृथ्वी, पृथ्वी पर जीवन है। आप चंद्रमा पे जाएंगे, आप मंगल पे जाएंगे, वहां जीवन ही नहीं है। क्यों? पारिस्थितिकी तंत्र ही नहीं है, हवा ही नहीं है जिससे जीवन हो। और पारिस्थितिकी तंत्र में तो हमें उपभोक्ता भी दिखता है, साथ में उत्पादक भी दिखता है, साथ में अपघटक भी दिखता है। ये सारी चीजें हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है और इसी से विकास होता है बहुत सारे बायोम का, ऐसे जैव मंडल जहां जीवन है। जैसे हमारा जो क्षेत्र है भारत, तो भारत एक तरीके से उष्णकटिबंधीय बायोम में आता है। उष्ण क्यों? उष्ण मतलब गर्म। हमारे देश में 8 महीने ज्यादातर गर्म मौसम होता है, 3-4 महीने वो भी उत्तर भारत में सर्दियां पड़ती है, इसलिए हम उष्ण कटिबंधीय बायोम में आते हैं जहां पर जीवन है और पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये सारी चीजें हम करते रहते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें जानी पर्यावरण से जुड़ी हुई। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही पूछा था, पर्यावरण का सही शाब्दिक अर्थ क्या है? 3-4 स्टेटमेंट दे दी थी। पर्यावरण में सिर्फ जैविक चीजें ही पाई जाती हैं। पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों पाई जाती है, लेकिन वो कुछ कार्य नहीं करते। तीसरा, पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य भी करते हैं। तो जो कार्य करने का और दोनों को मिलने का, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ऐसे ही पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र जीवों के कार्य करने का जगह, आवास जहां पर जीव रहता है उसका परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीजें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आज की क्लास थी। आज हमने बेसिक से शुरू किया, कल हम अगली जो टॉपिक है उनको देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।